दोस्तों देखो, फ्रांस में एक जगह होती है जहाँ पर 1789 में रिवॉल्ट होता है और वहाँ के जो राजा थे उनको फांसी दे दी जाती है, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और फ्रांस जो था वो एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है। तो आखिर फ्रांस के राजा को क्यों फांसी पे चढ़ाया जाता है और फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन क्यों बनता है, तो इसकी कहानी क्या थी, तो चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। उससे पहले फ्रांस के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुइस 16, और उसकी जो शादी होती है वो मैरी एंटोनिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के राजा की लड़की थी, उसी से इसकी शादी होती है। ये तो कहने का राजा था लेकिन शासन पूरा इसकी वाइफ का ही चलता था। फ्रांस के अंदर 3 टाइप के लोग रहते थे, ठीक है। पहले जो टॉप पर जिनका नाम था क्लर्जी, दूसरे नोबेलिटी, और तीसरे जो थे उनका नाम था थर्ड स्टेट, यानी कि जिसमें कॉमन पीपल्स आते थे, पुअर पीपल्स, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेट वाले थे उसमें प्रीस्ट ऑफ चर्च, यानी कि जितने भी चर्च के लोग होते थे वो आते थे, और दूसरे नंबर पे बिजनेसमैन, रिच पीपल, मतलब कि जो राजा के सगे संबंधी थे, और तीसरे नंबर पे आते थे जो भी पुअर पीपल्स थे। और जो टॉप वाले थे इनको 5% टैक्स देना ही पड़ता था, सेकंड वालों को 10, और जो थर्ड वाले थे इनको 90% टैक्स देना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा ज़मीन फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों के ही पास थी। इसी टाइम पे जॉन लॉकी और जॉन जैकिस ने उनके मन में थॉट होता है कि क्यों ना एक रिपब्लिक कंट्री बनाई जाए, और उनमें इन्होंने कई सारी पोएम भी लिखी थी। आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि उससे पहले देखो 1614 में एक लास्ट मीटिंग बुलवाई जाती है। अब ये मीटिंग क्यों थी? देखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले फ्रांस के अंदर वहाँ के तीनों लोगों मतलब कि जो टाइप के लोग थे उनकी सहमति लेना ज़रूरी था। तो हर मतलब कि स्टेट के लोगों को बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद हर स्टेट के लोग से 600 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं आने दिया जाता अंदर, क्योंकि वो पुअर पीपल थे, फार्मर्स थे, इसीलिए उनको अंदर नहीं आने दिया जाता। इसी टाइम पे क्या होता है कि फ्रांस के अंदर खाने की कमी हो जाती है, तो लोग खाने छीन के भागने लगते हैं, तो राजा उन पर कार्रवाई करवा देता है, जिसके बाद वो समझते हैं कि राजा हमारे विरोध में। और इसी टाइम पे क्या हो जाता है कि रिवॉल्ट हो जाता है, यानी कि क्रांति हो जाती है। तो आप समझ रहे हो, फिर क्रांति के बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है जिसको लीड कर रहे होता है मिराबियो एंड एबीसियस। अब इन्होंने ये जो असेंबली बनाई हुई थी, यही दोनों इनको लीड कर रहे थे, यही दोनों इसको टेक ओवर कर रहे थे। तो फ्रांस के अंदर एक नया लॉ आता है, एक नया कानून आता है, जिसके अंदर जितने भी धार्मिक टैक्स थे, जो कि धार्मिक टैक्स ये होता था कि एक हिस्सा उनको जाता था कभी फसल निकलने के बाद, और जितने भी लैंड थे उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। उसके बाद 1891 में एक नया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसके अंदर 3 टाइप्स के ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव वो जो देखे कि सही है कि नहीं, और जुडिशरी वो जो कि देखे कि कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्हें 3 टाइप की यहाँ पर कानून, मतलब कि इनको डिवाइड किया गया था। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना थे, 28 मिलियन लोग थे वहाँ पर, सिर्फ 4 मिलियन लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, वो जो कि 25 के ऊपर है, वो जो, और महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक इसमें से जज सेलेक्ट होता था 5000 इलेक्टर, जिसमें से 745 मेंबर ऑफ सेलेक्ट होते थे। अब देखो, राजा के पास एक ही पावर थी जिसका नाम था वीटो पावर, और उसके अलावा राजा के पास कोई पावर थी नहीं। तो मतलब कि इसी टाइम पे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से वॉर होता रहता है, जिसके बाद उसमें जो फ्रांस था वो हार जाता है। इसी टाइम पर एक नए चीज़ की उदय होती है, एक नए चीज़ का स्टार्टिंग होती है, जिसका नाम था जोकोबियन क्लब। अब ये देखो, जोकोबियन क्लब क्या था कि जिसके अंदर एक लोगों का ग्रुप था। अब ये लोगों का ग्रुप क्या था कि इसको हेड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये जो थे, ये फ्रांस के अंदर कहते हैं कि देखो आपके साथ गलत हो रहा है, और फिर ये क्या करते हैं कि ये फ्रांस में पावर में आ जाते हैं। 21 सितंबर 1972 को ये जो 1792 को ये बनी हुई थी, मतलब पावर में आई थी, और उसके बाद वो एक रिपब्लिक कंट्री बनाते। लास्ट में वो खुद ही जो थे कि वहाँ पर तानाशाही चालू कर देते हैं। जो जोकोबियन क्लब का जो लीडर था पहले तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है, डिक्टेटरशिप करने लगता है, जिसके बाद 1794 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर एक नए सूरज का उदय होता है, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अभी जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये काफ़ी सही था, लेकिन अब नहीं था। ये तो अगले चैप्टर में देखेंगे, यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।